अगर आपकी सैलरी 12 लाख या उससे ज़्यादा है और आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप कम से कम टैक्सेस पे करें या ज़ीरो टैक्सेस पे करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग डन राइट में। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 12 लाख रुपए है तो उस केस में आपको कैसे अपनी टैक्स फाइलिंग करनी चाहिए। पिछले 2 वीडियोस में मैंने बात की थी कि अगर आपकी इनकम 7 लाख या उससे ज़्यादा है तो उस केस में कौन सा टैक्स रिजीम आपको फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपए है तो उस केस में आप कैसे एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस यूज़ करके अपने टैक्सेस कम कर सकते हैं या ज़ीरो टैक्सेस पे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 12 लाख रुपए है, मतलब आपको इन हैंड 1 लाख रुपए पर महीना मिल रहा है, तो उस केस में कौन सा रेजीम आपको फॉलो करना चाहिए। इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे कि अगर आप न्यू टैक्स रेजीम फॉलो करते हैं तो उस केस में आपको कितने टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। दूसरा, अगर आप ओल्ड टैक्स रेजीम फॉलो कर रहे हैं और उसमें आप मोस्ट कॉमन एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस को फॉलो करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उस केस में आपको कितने टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप और ज़्यादा एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस क्लेम करते हैं तो आप कैसे अपनी टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं और इन फैक्ट ज़ीरो टैक्सेस पे कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करने का कोशिश करते हैं कि 12 लाख की इनकम पे अगर आप न्यू टैक्स रेजीम फॉलो करते हैं उस केस में आपको कितने टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। न्यू टैक्स रेजीम में टोटल 6 टैक्स स्लैब्स है। यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स को ऑलरेडी कम कर दिया गया है और यहाँ पर आप कोई एग्जेम्पशंस और कोई डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर केवल आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है जो कि है 50,000 रुपीज़। चलिए जल्दी से कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि आपको यहाँ पर कितने टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। अगर 50,000 के अमाउंट को हम 12 लाख से घटा दें तो बचेंगे 11,50,000 रुपये। 11,50,000 रुपये हम टैक्सेस जब कैलकुलेट करके देखते हैं तो बनते हैं 82,500 रुपीज़। तो 12 लाख की इनकम पे न्यू टैक्स रेजीम में आपको पे करने पड़ेंगे 82,500 रुपीज़। और ये कैसे भी करके कम नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर हमें वो एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस क्लेम करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। अब क्विकली डिस्कस करते हैं कि ओल्ड टैक्स रेजीम के केस में आपको कितने टैक्सेस पे करने पड़ेंगे ऑन ए इनकम ऑफ 12 लाख रुपीज़। सबसे पहले ओल्ड टैक्स रेजीम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पर टोटल 4 टैक्स स्लैब्स हैं और यहाँ पर हम एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस क्लेम करते हैं अपनी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करने के लिए। आप जो एग्जेम्पशंस क्लेम करते हैं जब आप उसको सैलरी से माइनस करते हैं तो वो आपकी बन जाती है टैक्सेबल इनकम और उसके बाद में वहाँ पर आप डिडक्शंस और घटाते हैं और उसके बाद में जो नेट टैक्सेबल इनकम बनती है उस पर आप टैक्सेस पे करते हैं। क्विकली हम अपना सैलरी स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, उसमें कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स होते हैं मोस्टली और कहाँ पे हम टैक्सेस बचा सकते हैं। हमारे सीटीसी में जो बेसिक पे होता है वो हमेशा फुल्ली टैक्सेबल होता है। डीए अलाउंस भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। एचआरए और एलटीए के केस में हमें एग्जेम्पशंस मिल जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत तरीके की कैटेगरी है जहां पर हम एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। अगर हम डिडक्शंस की बात करें और हम सोचते हैं कि हम ओल्ड टैक्स रेजीम फॉलो कर लेते हैं और कोई एग्जेम्पशंस कोई डिडक्शंस क्लेम नहीं करेंगे, उस केस में हमें कितने टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। तो क्विकली कैलकुलेट करके देखते हैं और देखते हैं कितने टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। विदाउट एनी एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस इन केस ऑफ ओल्ड टैक्स रेजीम हमें पे करने पड़ेंगे 1,72,500 रुपीज़। तो यहाँ पर एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस क्लेम किए बिना ओल्ड टैक्स रेजीम के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। अब देखते हैं कि कैसे हम उनका फ़ायदा उठाकर अपनी टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं। सबसे पहले हम 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन हटा देते हैं जो कि हमें दोनों ही रेजीम्स के केस में मिलता है। 50,000 माइनस करते हैं और फिर हमारे टैक्सेबल इनकम रिड्यूस हो जाएगी। दूसरा कंपोनेंट होता है एचआरए का कंपोनेंट। अगर आपकी सैलरी में एचआरए का कंपोनेंट है तो उस अमाउंट पर आप टैक्सेस में एग्जेम्पशंस क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिक फॉर्मूला होता है जिसके बेसिस पर कैलकुलेट होता है कि आपको कितने का एग्जेम्पशन मिलेगा। क्विकली उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि कितने का एग्जेम्पशन मिलेगा। बेसिकली 3 पैरामीटर्स होते हैं, आपको एक्चुअली में कितने का एचआरए मिल रहा है। दूसरा पैरामीटर होता है 50% या 40% ऑफ बेसिक और डीए इन केस ऑफ मेट्रो और नॉन मेट्रो। तीसरा पैरामीटर होता है कि आपने कितना एक्चुअली में रेंट पे किया है, उसमें से 10% ऑफ बेसिक एंड डीए को माइनस किया जाता है। चलिए मान लेते हैं आप एक नॉन मेट्रो सिटी बैंगलोर में रहते हैं।
आपकी मंथली सैलरी 1 लाख रुपए है, आपको बेसिक प्लस डीए मिला के 40,000 मिलते हैं। एचआरए आपको मिलता है हर मंथ 10,000 रुपए का और टोटल रेंट आप पे करते हैं 25,000 रुपीज़। तो उस केस में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 40% ऑफ बेसिक एंड डीए जो कि फर्स्ट पैरामीटर है वो हो जाएगा 16,000 रुपीज़। एचआरए आपको मिल रहा है 10,000, यहाँ पे तो कोई कैलकुलेशन करने का ज़रूरत ही नहीं है। और एक्चुअल रेंट पे जो कि 25,000 है माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए, तो वो हो जाते हैं 21,000 रुपीज़। तीनों में से कौन सा मिनिमम है, उतने पर आपको एग्जेम्पशन मिल जाएंगे। तीनों में से मिनिमम है 10,000 रुपीज़, मतलब आप जो 25,000 का रेंट पे कर रहे हैं वहाँ पर माइनस 10,000 रुपीज़ पर आपको टैक्सेशन में मदद मिल जाएगी। तो टोटल पूरे साल में कितने का एग्जेम्पशन मिल जाएगा आपको एचआरए के केस में? 10,000 क्रॉस 12 विच इज़ 1,20,000 रुपीज़। इसको भी हम अपनी टैक्सेबल इनकम से रिड्यूस कर लेते हैं। फिर थर्ड जो मोस्ट कॉमन डिडक्शन है वो है 80C का डिडक्शन, जहाँ पर हम 1.5 लाख रुपीज़ तक के अमाउंट पर डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत तरीके के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जैसे कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स है, नेशनल पेंशन स्कीम है, यूलिप्स है, पीपीएफ है, इस तरीके के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं जहाँ पर आप इन्वेस्ट करके 1.5 लाख रुपीज़ तक के अमाउंट पर टैक्सेशन में डिडक्शंस क्लेम कर लेते हैं। चलिए क्विकली इसको भी माइनस कर लेते हैं। तो हमारा टैक्सेबल अमाउंट बना 8,80,000 रुपीज़। इस 8,80,000 रुपीज़ पे आपको कितने टैक्सेस पे करने पड़ेंगे? तो टोटल टैक्सेस हो जाते हैं 88,500 रुपीज़। हमने पहले कैलकुलेट किया था न्यू टैक्स रजीम में, वहाँ पर हमें पे करने थे 82,500 रुपीज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने एचआरए क्लेम किया, स्टैंडर्ड डिडक्शंस क्लेम किए और 80C क्लेम किया, उसके बाद भी आपको ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़े। तो अगर आपके एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन ऑन द लोअर साइड है, उस केस में आप कंसिडर कर सकते हैं न्यू टैक्स रजीम को फॉलो करने का। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरे को कोई टैक्सेस नहीं पे करने, मैं एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस क्लेम कर लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करूँगा और डिडक्शंस क्लेम करूँगा, तो उस केस में आप ओल्ड टैक्स रजीम फॉलो कर सकते हैं। और अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे आप ज़ीरो टैक्सेस पे कर सकते हैं। तो हम अब डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, एक्सपेंसेस हैं, जिन पर हम डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम में 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर 80CCD-B1 के अंडर में आपको पूरे पे एग्जेम्पशन मिल जाता है। तो हमने वो 50,000 का अमाउंट यहाँ पर हटा दिया है। मेडिकल इंश्योरेंस के केस में भी आपको डिडक्शंस क्लेम करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अगर आप अपनी फैमिली के लिए मेडिकल इंश्योरेंस खरीदते हैं, वहाँ पर केवल आप अपनी फैमिली के लिए खरीद रहे हैं, मतलब हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, तो उस केस में 25,000 तक के अमाउंट पे मिल जाता है। अगर आप पेरेंट्स के लिए भी कर रहे हैं, उनकी एज 60 ईयर से कम है, तो उन पे भी 25,000 का डिडक्शंस मिल जाते हैं। हम कंसिडर करते हैं कि आपने अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा है और वहाँ पर आप 50,000 का डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, तो वो 50,000 के अमाउंट को रिड्यूस कर देते हैं। इसके अलावा इस टेबल में आप देख सकते हैं कि किस किस सिनेरियो में आप कितने कितने का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डिटेल्स में नहीं जाऊँगी, आप पॉज करके देख सकते हैं कि किस किस सिनेरियो में आप कितने का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब एक और डिडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपने अपना घर खरीदा हुआ है और आपने वो घर लोन पे खरीदा है। उस केस में आप 2 लाख तक के इंटरेस्ट पे अंडर सेक्शन 24 डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं हर एक टैक्स पेयर को, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना घर खरीद तो लेते हैं लेकिन उस घर में नहीं रहते हैं और वो रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं। तो उस केस में लोग जानना चाहते हैं, टैक्स पेयर्स जानना चाहते हैं कि कैसे वो दोनों ही एचआरए और इंटरेस्ट पे भी डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। तो पहला सिनेरियो जो मोस्ट कॉमन क्वेरी होती है कि हमने घर जिस सिटी में खरीदा है, हम उस सिटी में नहीं रहते हैं, हम दूसरे सिटी में रहते हैं और रेंटेड घर में रहते हैं। उस केस में क्या हम एचआरए पे एग्जेम्पशन और होम लोन में डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा सिनेरियो ये हो जाता है कि आप सेम सिटी में रहते हैं लेकिन अपने घर में नहीं रहते हैं, आप रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं। तो उस केस में क्या आप एग्जेम्पशन या डिडक्शन दोनों क्लेम कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आपको, अगर आप प्रूव कर सकते हैं कि इन 3 कारणों की वजह से आप रेंटेड घर में रह रहे हैं, तो उस केस में आप दोनों में एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। वो कारण कौन से हैं?
आपने घर जो मूव किया है इसलिए किया क्योंकि जो आपका ऑफिस है वो आपके अपने घर से काफ़ी दूर है, इस वजह से आप रेंटेड घर में रह रहे हैं। दूसरा, आपके बच्चों का स्कूल काफ़ी दूर है। तीसरा, जो घर आपने खरीदा है वो अब छोटा लगने लगा है क्योंकि आपकी फैमिली बड़ी हो गई, तो इस वजह से आपको बड़े स्पेस की रिक्वायरमेंट है और उस कारण की वजह से आप रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं। तो अगर आप प्रूफ कर सकते हैं कि आपका रीज़न जेन्युइन है तो उस केस में आप HRA पे एग्जेम्पशन और होम लोन में इंटरेस्ट में डिडक्शंस दोनों ही क्लेम कर सकते हैं। तीसरा सिनेरियो ये हो जाता है कि अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ में रहते हैं तो उस केस में क्या आप HRA में एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। उस केस में आपको ये करना होगा कि आपको अपने पेरेंट्स को रेंट ट्रांसफ़र करना होगा और रेंटल एग्रीमेंट बनवाना होगा। आपके पेरेंट्स जो आपसे अमाउंट लेते हैं उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा ITR फाइलिंग के टाइम में कि आपसे वो रेंट लेते हैं। उस केस में आप HRA में एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। चलिए, उस 2 लाख के अमाउंट को भी हम अपने टैक्सेबल इनकम से हटा देते हैं। अब आते हैं 80E। अगर आपने अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है तो वो उस लोन पर जो इंटरेस्ट पे करते हैं आपको वहाँ पर रिडक्शंस क्लेम करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अंडर सेक्शन 80E। वो जो इंटरेस्ट होगा वो आपके टैक्सेबल अमाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। तो हम कंसिडर करते हैं कि आप 40,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट पे करते हैं हर एक साल में। अब आ जाते हैं लीव ट्रैवल अलाउंस में। अगर आपकी सैलरी में लीव ट्रैवल अलाउंस का कॉम्पोनेंट है और आप अपनी फैमिली के साथ में ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स में 2 बार ट्रैवल करते हैं तो उस केस में वो जो फेयर होगा उस पे आप टैक्सेशन में डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि आपने ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स में आपने एक बार ट्रैवल किया और उस ट्रैवल में आपका जो पूरा कॉस्ट आया वो 40,000 रुपीज़ का आया। वो अमाउंट आप टैक्सेबल इनकम से रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि वो आपका केवल फेयर अमाउंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप वेकेशन पे गए हैं, वहाँ पे जो साइट सीइंग के लिए आपने कन्वेंस यूज़ किया उन सब का भी कॉस्ट ऐड कर दिया, वो नहीं करना है। दूसरा ये होता है कि वो जो ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स होते हैं उसमें से आपने 2 बार ट्रैवल किया हो, मतलब 2 साल में एक बार आप वहाँ पर डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। एक और डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं अंडर 80 TTA, जहाँ पर आपके सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट आता है उस पर 10,000 तक के अमाउंट पर आप डिडक्शंस क्लेम कर लेते हैं। तो ये सारे अमाउंट को जब हम अपने टैक्सेबल इनकम से रिड्यूस करते हैं तो कितने का हमारा टैक्सेबल इनकम बनता है? वो बन जाता है 4,90,000 रुपीज़। अब अंडर ओल्ड टैक्स रजीम अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख या उससे कम होती है, उस पे जो टैक्सेस कैलकुलेट होते हैं वहाँ पर आपको अंडर सेक्शन 87A पूरा का पूरा रिबेट मिल जाता है, जहाँ पर रिबेट की लिमिट होती है 12,500 रुपये। मतलब यहाँ पर आपका जो भी टैक्सेस बनेगा 4,90,000 के टैक्सेबल इनकम पे पूरा का पूरा माफ हो जाएगा अंडर सेक्शन 87A। तो इस तरीके से आप अपनी टैक्सेबल इनकम को अंडर ओल्ड टैक्स रजीम 0 कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स थी अगर आपकी इनकम 12 लाख या उससे ज़्यादा है और कैसे आप ओल्ड टैक्स रजीम में एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस को यूटिलाइज करके 0 टैक्सेस पे कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप कोई एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस क्लेम नहीं करना चाहते हैं तो न्यू टैक्स रजीम फॉलो कर लीजिए। अगर आपके एग्जेम्पशंस और डिडक्शन ऑन द लोअर साइड है तो हो सकता है न्यू टैक्स रजीम आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो, लेकिन अगर आपके एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस ऑन द हायर साइड है उस केस में आपको ओल्ड टैक्स रजीम फॉलो करना चाहिए। आशा करती हूँ ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस पे एवरी वीक 2 वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी।